फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा एजुकेशनल चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने अध्याय 2 तक डिस्कशन कर लिया है। हम लोग का डिस्कशन जारी है। फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कशन शुरू करेंगे अध्याय 3 के बारे में, जो कि धातु एवं अधातु चैप्टर से है। फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है NCERT बुक, जो कि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्या मतलब NCERT बेस्ड पैटर्न ही रहता है। तो इसको लाइन बाय लाइन और इसके जो क्वेश्चन आंसर है लास्ट में हम लोग उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। दिया हुआ है 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो धातु हैं उसको धातु, और जो धातु के गुण नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, उनको अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा इसका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, जो आघातवर्ध हैं, कठोर हैं, तन्य हैं, जिसमें चमक होती है, वो धातु होंगे, और जिनमें ये सब गुण नहीं पाया जाता है वो अधातु होंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, किस प्रकार का यह गुण इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विचार से अध्ययन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखिए विस्तार में हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ 3.1 में भौतिक गुणधर्म। हम लोग भौतिक गुणधर्म को देखेंगे, जिसमें कि दिया हुआ धातु। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं, जिसमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है 3.1 में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना जो है कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा, ये सब जो धातु है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जब हम नमूने लेंगे, जब नमूना लेते हैं तब इस जो है क्रियाकलाप में सभी जो धातु हैं के नमूना जो है ठोस और मटमैला सा दिखाई देता है, जिसमें आयरन थोड़ा सा कलर अलग हो जाएगा, कॉपर का थोड़ा सा अलग कलर हो जाएगा, एल्युमिनियम का अलग और मैग्नीशियम का हल्का हल्का ही कलर जो है अलग दिखाई देगा। ये सब तो मतलब कि नॉर्मल धातु है, जो कि बहुत सारी हम लोगों को घर में ही साधारणतः मिल जाएगी। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर से ध्यान दीजिए। तो इसका जब हम रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूनों को सतह को फिर से उसके ध्यान से देखेंगे तो इन सभी धातुओं को क्या होगा, सतह जो है चमकदार दिखने लगेगी। और ये जो चमक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दिया हुआ है, इस चमक को धात्विक चमक कहा जाएगा। देखिए आपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। जब हम लोग उसको यहाँ पर रगड़ के साफ किए तो क्या हो गया, सतह चमकदार हो गया। और धातु के इस गुणधर्म को, जो चमक होता है, धात्विक चमक कहते हैं।
इम्पॉर्टेंट लाइन था फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, दिया हुआ है देखिए क्रियाकलाप 3.2। इसमें दिया हुआ है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो फ्रेंड्स, जब हम इसका प्रेक्षण करेंगे तो ये जो धातु है, तेज धार से जब इसको हम काटने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि धातु जो है बहुत कठोर है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग ज्ञात हो रही है। जैसे एल्युमिनियम है तो थोड़ा लप जाएगा, लोहा है तो कुछ नहीं होगा, या तांबा पर चलाएंगे तो कुछ हल्का महसूस होगा, और उसी तरह से मैग्नीशियम हम लोग को मुलायम मालूम पड़ेगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। यहाँ पे सावधानी दिया हुआ है, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। बाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? तो फ्रेंड्स, जब हम बाच ग्लास पर रखकर सोडियम को चाकू से काटते हैं तो यह आसानी पूर्वक कट जाता है। इससे क्या पता चलता है कि सोडियम धातु जो है सबसे मुलायम होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है, आप देखेंगे कि धातुएं समानतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप फ्रेंड्स देखिए 3.3 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रयास कीजिए। प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम लोग हथौड़े से प्रहार करेंगे तो ये पतली चादर का रूप ले लेगा, यानी कि पतला पत्थर के जैसा हो जाएगा, चपटा। अन्य धातुओं के साथ भी यही प्रक्रिया कीजिए। आगे है फ्रेंड्स दिया हुआ, इन धातुओं के आकार में हुए गए परिवर्तन को लिखना है। इन धातुओं के आकार में क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम मतलब कि लिखते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इन सब गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे जो है अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, मतलब कि इनकी आघातवर्धता अधिक होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड 3.2। इसमें क्रियाकलाप में दिया हुआ है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड आदि कुछ धातुओं पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सी धातु जो है तार के रूप में उपलब्ध है? तो फ्रेंड्स, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सोना, चांदी तार के रूप में उपलब्ध हैं। इसमें आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब अगर हम लोग उसको पतला रूप में खींच रहे हैं तो उस धातु में तन्यता है, मतलब कि एक तरह से तार बना रहे हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आघातवर्धता और तन्यता इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आगे दिया हुआ है, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है? तो फ्रेंड्स, हम लोग तो देखते हैं, हम लोग के घर में लोहे का तवा, एल्युमिनियम का बर्तन, स्टील कुकर, स्टील का देखे होंगे भगोना, इस तरह का बर्तन हम लोग, या फिर कलछुल या छुलनी, ये सब झांझर, ये सब
थाली खाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, या पीतल ये सब का अब तो कम गया है यूज, छठ पूजा इस सब में बनता है। आगे है फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.5। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए एक चित्र दिया हुआ 3.1। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। एक क्रियाकलाप करके दिखाया गया है फ्रेंड्स। देखिए, तार का खुला सिरा, पिन, मोम, धातु का तार लिया गया है जिसको स्टैंड और क्लैप से कस दिया गया है। यहाँ बर्नर से इसको गर्म किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्रियाकलाप 3.5 इसमें दिया हुआ है एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या देखते हैं अपने प्रश्न? क्या धातु तार जो है द्रवित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद देखिए हम देखेंगे कि जो है मोम के सहारे जो सटे हुए धातु के तार को हम लोगों ने गर्म किया है, तो उस तार के सुचालक होने के कारण पूरा तार जो है गर्म हो जाएगा। इससे मोम पिघल जाएगा, जिस कारण पिन है जो गिर जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है उपरोक्त, यहाँ हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ यही जो तार है इसका खुला सिरा, मोम जो है पिघल के यह धातु का तार जो है गिर जाएगा, क्योंकि ये उष्मा का सुचालक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उपरोक्त क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि धातु जो है उष्मा का देखिए सुचालक है तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। मतलब एक स्प्रिट लैंप से सिर्फ तार जो है गर्म हुआ, ये गला नहीं, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर यानी कि चांदी तथा कॉपर यानी कि तांबा उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। क्या धातु विद्युत की भी चालक है? आइए पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्रियाकलाप 3.6 दिया गया है। देखिए इसको फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 3.6 को। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार कीजिए। जिस विद्युत की जांच करनी है उसमें परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जल जाता है? इससे क्या पता चलता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 3.2 धातु विद्युत की सुचालक होती है। यहाँ देखिए बैटरी है, बल्ब है, क्लिप है, ए बी स्विच है, जांच के लिए धातु का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को हम लोग जब सेट करेंगे तो फ्रेंड्स पता चलेगा कि हाँ, इससे क्या पता चले, क्या बल्ब जल जाता है? इससे क्या पता चलता है? तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि हाँ, बल्ब जल जाता है। इससे पता चलता है कि धातु का तार जो है विद्युत का जो है सुचालक है। यहाँ देखिए धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं। आगे है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर में बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीपाइनील क्लोराइड PVC अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परतें क्यों होती है? जब विद्युत किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या कोई आवाज़ उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, जब धातुएं जो है किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है। इस आवाज़ को
ध्वनिक यानी कि सोनेरस कहा जाता है। चूँकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, ये देखिए PVC, ये जो PVC है रबड़ के समान कुचालक है, इसीलिए विद्युत तार पर PVC की परत लगाई जाती है, जिस कारण से उसे मतलब कि उसे छूने पर या स्पर्श करने पर किसी को विद्युत का झटका ना लगे, यानी कि करंट किसी को ना लगे। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ करती है उन्हें ध्वनिक, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यानी कि सोनेरस कहा जाता है। क्या आप अब बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसीलिए बनी होती है क्योंकि वो किसी सतह से टकराए और उसमें आवाज़ उत्पन्न हो। आगे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अधातु। तो देखिए इसमें दिया हुआ है धातु में, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ये फ्रेंड्स देखिए याद रखने वाली बात है। इसके अलावा सारी अधातुएं जो है या तो ठोस या फिर गैस हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए पता करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप 3.7। इसमें फ्रेंड्स देखिए दिया हुआ है कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन धातुओं से 3.1 से 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। धातु एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षण को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग को सारणी यहाँ पे दिया हुआ है 3.1। इसमें दिया हुआ है तत्व, जो कि हम लोग इसमें यहाँ पे ले सकते हैं। कार्बन, C से डिनोट करेंगे कार्बन को, सल्फर S और आयोडीन जो है आयोडीन I हो जाएगा, सल्फर S हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कार्बन सल्फर, इस तरह से लिख सकते हैं। आयोडीन यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए सतह बोला गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है कार्बन का सतह जो है खुरदरा होगा, कठोरता जो है फ्रेंड्स मध्यम होगा, आघातवर्धता जो फ्रेंड्स नहीं होगा, आघात जो है वर्धता नहीं होगा, तन्यता जो है फ्रेंड्स इसमें देखिए फ्रेंड्स चालकता जो है विद्युत का नहीं होगा और ध्वनि जो है ध्वनिकता जो है नहीं होगा। आगे है फ्रेंड्स देखिए सल्फर जो है यानी कि S, जिससे हम लोग सिंबल, ये भी खुरदरा होगा फ्रेंड्स, कठोरता में इसमें मुलायम होगा, आघातवर्धता नहीं होगा फ्रेंड्स, तन्यता भी नहीं होगा और विद्युत और ऊष्मा का क्या होगा, चालकता नहीं होगा और ध्वनिकता भी नहीं होगा। फ्रेंड्स लास्ट में आयोडीन है, तो यहाँ पे आयोडीन लेंगे। ये चमकीला होगा, कठोरता में फ्रेंड्स ये मुलायम होगा और ये आघातवर्धता इसमें नहीं होगा, तन्यता नहीं होगा, विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करेगा और ध्वनिकता भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो तीनों हम लोग लिए हैं ये अधातु है। ये सारणी तो फ्रेंड्स हम लोग का पूरा हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स देखिए सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के
के आधार पर अपनी कक्षा में धातु तथा अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। अब जब बहुत सारा फ्रेंड्स एक के साथ मतलब बैठिएगा या कभी फ़ोन पे बात हो जाएगी भी, तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, अपवाद को यहाँ पे देख लेते हैं। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातु का गलनांक अधिक होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग क्रियाकलाप 3.5 कर रहे थे तो जो धातु का जो तार था वो मोम को पिघल के गिर गया, मतलब कि बर्नर से वो गला नहीं, वो तार का तार ही था। तो गलनांक इसका अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी। दूसरा है फ्रेंड्स, आयोडीन धातु होते हुए भी चमकीला, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, लेकिन मुख्यतः फ्रेंड्स धातु में चमकीला होने का गुण पाया जाता है, लेकिन यहाँ ये अधातु है फिर भी चमकीला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तीसरा, कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का जो है सुचालक है। नेक्स्ट है फ्रेंड चौथा, क्षारीय धातु। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का क्रियाकलाप 3.8, जो कि फ्रेंड्स हम लोग इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स क्रियाकलाप 3.8 आज के लिए हम लोग फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। कुछ यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है फ्रेंड्स। पूरा करने में इसको बहुत ही मज़ा आएगा और साथ ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लाइक शेयर करते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं यहाँ देखिए क्रियाकलाप 3.8 के साथ।